प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, लेकिन कोरोना की टेंशन भी कुछ कम नहीं है। दरअसल संक्रमण की रफ्तार अभी भी तेज है। हर दिन 8 से 10,000 या फिर उससे भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच धीरे धीरे मौतों का बढ़ता आंकड़ा चिंता को और बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर 20 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ दिया है। ये स्थिति तब है जब सूबे में चुनाव तारीख नजदीक है। सभी सियासी दलों के नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि प्रचार के दौरान भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। 10 लोग डोर टू डोर प्रचार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि कोई भी सियासी दल चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है। खैर, ये तो बात हुई पार्टियों की। अब जनता की बात करें तो ज्यादातर जगह वो भी लापरवाह दिख रही है। यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ नीचे जाता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस बीच कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है और वैक्सीनेशन में भी कोई ढील नहीं दी जा रही, लेकिन फिर भी इलेक्शन में कोरोना की टेंशन तो है। आखिर क्या कारण है कि चुनावी रैलियों पर रोक के बाद भी संक्रमण शहर से लेकर गांव तक फैल गया है? वहीं पहले और दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वहां क्या स्थिति है? सत्ता के संग्राम में आज हम यही जानेंगे, इलेक्शन में कोरोना की टेंशन के मुद्दे पर। तो उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को 11 जिलों में मतदान होगा, जबकि 14 फरवरी को दूसरे चरण में 9 जिलों की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। पहले और दूसरे चरण के ये वो जिले हैं जहां कोरोना भी तेजी से फैल रहा है। लगातार बड़ी संख्या में लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी एक बड़ी वजह चुनाव है। दरअसल चुनावी दंगल को जीतने के लिए पार्टियां लगातार प्रचार कर रही हैं। डोर टू डोर प्रचार में तय संख्या से कहीं ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। लोग 2 गज की दूरी बनाना तो दूर, मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। उधर जनता भी अब लापरवाह दिख रही है। शायद यही वजह है कि कोरोना काबू में नहीं आ पा रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश में शहर से लेकर गांव तक की ग्राउंड रिपोर्ट जाने उसके पहले कोरोना से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की घड़ी। सूबे में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा। लिहाजा सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। दिग्गज नेता खुद डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे हैं। वैसे यूपी के इलेक्शन में कोरोना भी लोगों को लगातार टेंशन दे रहा है। दरअसल शासन प्रशासन की कड़ी कवायद के बावजूद कोरोना के रोजाना मिलने वाले केस अभी भी 9,000 के करीब हैं। हालांकि पहले के मुकाबले बीते 4 से 5 दिन में नए मामलों में कुछ कमी जरूर आई है। कुछ दिन पहले तक रोजाना 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिल रहे थे, तो वहीं बीते 24 घंटे में 8,901 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ा है। हालांकि बड़ी राहत वाली बात यह है कि इस दौरान 16,786 कोरोना पीड़ित स्वस्थ भी हुए हैं। सूबे में कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो ये 72,000 से ज्यादा है। हालांकि कोरोना पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार करने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों का कोविड टेस्ट हो रहा है। बीते गुरुवार को ही करीब 2 लाख कोरोना टेस्ट किए गए हैं। हालांकि कई जगह से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जांच रिपोर्ट देरी से मिल रही है। आपको बता दें कि यूपी में वैक्सीनेशन भी तेजी के साथ हो रहा है। अब तक 98% से अधिक लोगों को पहली, जबकि तकरीबन 67% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। लेकिन सूबे में इलेक्शन को लेकर जिस तरह से प्रचार चल रहा है वो कोरोना की टेंशन को भी बढ़ा रहा है। चुनाव आयोग ने रैलियों पर भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन नेताओं के डोर टू डोर प्रचार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। ये स्थिति किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि सभी की है। इसके अलावा कई जगह से सामने आ रही तस्वीरें भी चिंता को बढ़ा रही हैं। दरअसल सूबे में तमाम जगह लोग कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे हैं। ना तो चेहरे पर मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी। ऐसे में डर है कि कोरोना की रफ्तार थमने के बजाय कहीं बढ़ ना जाए।
खैर, इलेक्शन के बीच शासन प्रशासन आने वाले समय में कोरोना पर काबू पाने के लिए और क्या कुछ कारगर कदम उठाता है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इलेक्शन में कोरोना की टेंशन पर ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया हैं। साथ ही हम चलेंगे बुलंदशहर, बरेली, रामपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, आगरा, अमरोहा, अलीगढ़, शाहजहांपुर और मुरादाबाद भी। और इन सभी जिलों में पहले या फिर दूसरे चरण में मतदान होना है। जानेंगे वहां की मतदान में किस तरह से प्रचार हो रहा है। सबसे पहले हमारे साथ निशांत चौरसिया हैं। निशांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी निशांत, फिलहाल अब मैं थोड़ा सा आपको पूरे राज्य की जानना चाहूंगा। हालांकि पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान जिस तरह से 10 फरवरी 14 फरवरी को है, तो वहां निश्चित तौर पे डोर टू डोर कन्वेंसिंग या दूसरी तरह की जिस तरह से प्रचार कर सकते हैं वो उसका गहमागहमी बढ़ गई होगी। क्या लग रहा किस तरह से है, कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है और इस समय प्रदेश में कितने कोरोना पेशेंट प्रतिदिन मिल रहे हैं? देखिए सर, ये जो चुनाव है, फर्स्ट फेज का चुनाव अब तो बहुत नजदीक है और आज ही मेरठ में जो सत्ता के मुख्यमंत्री हैं और जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं वो लोग भी मेरठ में ही हैं। और डोर टू डोर कैंपेन हमको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग बहुत ज़्यादा इस समय कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, अब मुख्यमंत्री खुद वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन भीड़, वो तस्वीरें जो आ रही हैं सामने, वो भीड़ बहुत ज़्यादा उसमें दिखाई दे रहा है। अब अखिलेश यादव भी जिलों का दौरा करने लगे हैं। आज उनका मुजफ्फरनगर और मेरठ में उनका प्रोग्राम था, एक होटल में वो संयुक्त प्रेस वार्ता के साथ साथ उनको भी लोगों से मिलना था। वहां पर भी भारी भीड़ की तस्वीरें दिखाई दे रही है। साफ है कि कोरोना की गाइडलाइन कहीं न कहीं असर तो कर रही है इस चुनाव में, क्योंकि चुनाव प्रचार का जो प्रक्रिया थी वो काफी बदल गई है। पहले के अपेक्षा इस समय सब डिजिटल या फिर वर्चुअल तरीके से लोगों के बीच में जाने की कवायद है। लेकिन उसके अलावा जब डोर टू डोर कैंपेनिंग का जो ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन फिर उसके बावजूद ये अब भीड़ की और जो आम जनता की बात करें तो अभी भी वो पूरी तरीके से लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। गांव में, ग्रामीण अंचल में अगर हम बात करें तो ग्रामीण अंचल की जब जो तस्वीरें दिखाई दे रही, उनको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि कोरोना की ऐसी परिस्थिति है उनके बीच में। अच्छा, मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट एक सामान्य फ्लू की तरह है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जो लापरवाही है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो है वो लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। जो छोटे छोटे जो नेता हैं, जो चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, बड़े नेता पे तो कैमरे की फोकस होती है, मीडिया की नजर होती है, तो उन लोगों के पास क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें साफ हो जाती है। लेकिन जो ग्रामीण अंचल, जो रूरल एरिया है, वहां पे जो छोटे छोटे दल है, छोटे छोटे नेता है या फिर जो विधायक प्रत्याशी है, वो लगातार भीड़ कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनके पास ना मास्क है, ना कोविड गाइडलाइन जो चुनाव आयोग ने तय कर रखा है उसको ना फॉलो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भयावह है। हालांकि जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े 20 लोगों की अभी 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं कोरोना से। और लेकिन रिकवरी रेट बढ़ा हुआ है। आपने निशांत, इसके पहले आपने जो कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन सामान्य फ्लू जो होता है उसकी तरह वेरिएंट है, 20 लोगों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में, ये गंभीर मामला है। और प्रतिदिन कितने पेशेंट मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि बड़े नेता जो हैं वो कैमरे की नजर में रहते हैं, लेकिन बड़े नेताओं के जो कैमरे की नजर में है उनके साथ भी कम से कम 10 नहीं 30, 40, 50 लोग दिखते हैं जो फुटेज सामने आ रहे हैं। और जहां तक रही बात जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उनको कहीं पे फूल माला पहनाया जा रहा होगा, कहीं गले मिल रहे होंगे और कहीं पे वो एक साथ बैठ करके थोड़ी छोटी मोटी ही सभा, नुक्कड़ सभा जिसको कह सकते हैं, उस तरह कर रहे होंगे। इस तरह के नज़ारे भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा आज कितने पेशेंट मिले हैं, वैक्सीनेशन वगैरह की बाद में बात करेंगे। 7,907 केस 24 घंटे में मिले हैं, जो पिछले कई दिनों से आंकड़ा कम है।
ये सबसे सुखद बात है कि लगातार पिछले 3 दिनों से और अगर थोड़ा सा और पीछे जाए तो 1 हफ्तों से लगातार आंकड़ा कम आ रहा है। ये एक थोड़ी सी राहत का है। और एक्टिव केस इस समय जो तकरीबन 72,000 था वो 65,263 हो गया है। और इसमें जो टीकाकरण भी है लगातार हो रहा है, लेकिन जो एक्टिव केसों की संख्या है सर वो लगातार उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पे चुनावी वर्ष में जहां पे लोग अंधाधुंध भीड़ लगाते हैं, जहां पे लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, जहां पर लोग ग्रामीण अंचल में उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पे ये थोड़ा सा राहत का विषय है कि बहुत कम है। और सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग प्रचार कर रहे हैं सर। अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो हम लोगों को जब सोशल मीडिया, जब हम लोग जब किसी के वॉल पे जाते हैं, जब किसी नेता को देखते हैं तो देखते हैं कि वो लोग भले लाइमलाइट में नहीं है, सोशल मीडिया का प्रचार का माध्यम बनाए, तो वहां पे जो फोटोग्राफी करके जब डालते हैं वहां पे कि हम इस क्षेत्र का दौरा किए, इन लोगों के बीच में गए, तब तो वहां पे जो तस्वीरें दिखती है वो भयावह होती है, क्योंकि वहां पे भीड़ होता है। उन लोगों के बीच में जाते हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग, जहां पे 5 लोग 10 लोगों के लिए अलाउड किया गया है, वहां पे 20-25 लोग 50 लोग, और बहुत ऐसे जगह है कि 10-10 गाड़ियां, जो पहले पिछले चुनावों में जिस तरीके से प्रचार करने की उनकी तरीका था, वही तौर तरीका फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल को लेकर के एक अगर ये वेरिएंट अगर थोड़ा सा भी संक्रमण इसका थोड़ा और खतरनाक होता तो ये दृश्य जो हम लोगों को सुखद दिख रहा है, थोड़ा सा आसान रास्ता जो दिख रहा है, वो बहुत खतरनाक हो जाता, क्योंकि इस तरीके से लापरवाही कहीं ना कहीं चुनावी जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसको भी तोड़ रही है, और उनके खुद के भी खुद के लिए भी, उनके लिए जो नेता है या फिर जनता है जिनके बीच में जाते हैं उनके लिए। निशांत, आप बोल रहे हैं कि आंकड़ा एक्टिव पेशेंटों का कम होता जा रहा है, इसमें जांच कितनी हो रही है, अगर आपके पास कोई जानकारी हो, प्रतिदिन कितनी जांच हो रही है? और वैक्सीनेशन जिस तेजी से पहले किया जा रहा था, क्या वो उसमें अभी भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है? सर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर निष्पक्षता से मैं बोलूं तो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग दो बेहतर तस्वीर उत्तर प्रदेश ने ये पेश की है। हालांकि इलेक्शन का वक्त है, ये जो टेस्टिंग है 1,80,883 24 घंटे में एक बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है लोगों को टेस्ट करने के लिए। कल ही टीका जो है 16,44,450 लोगों को टीकाकरण हुआ है। तो जाहिर 16,400 माफ करिएगा 1,64,450 इतने लोगों को टीकाकरण हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अगर टीकाकरण हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ये जो संक्रमण तोड़ने का या फिर हम लोग फैलने से हम लोग रोक पा रहे हैं। और दूसरा बूस्टर डोज भी 10,497 10,049 माफ करिएगा, ये जो आंकड़े हैं 10,49,732 बूस्टर डोज भी उत्तर प्रदेश अभी तक लगा चुका है। यानी जो सेकेंड डोज के बाद जो लगातार बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, वो भी लगातार लगाया जा रहा है। और किशोर सबसे बड़ी बात थी कि 15 से 17 वर्ष के बीच में 18 वर्ष के बीच के जो किशोर थे उनको लेकर के भी 63% से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में किशोरों को टीकाकरण अभी तक हो गया है। और 1,40,40,000 किशोरों की संख्या है जो अभी टीकाकरण के लिए। निशांत, आपके पास फिर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहे। हम चाहते हैं सीधे बुलंदशहर, जहां संजीव भटनागर हमारे साथ है। संजीव, मेरी आवाज आ रही? संजीव, मेरी आवाज आ रही? लगता है उनसे नहीं। बरेली चलते हैं, अशोक शर्मा जहां हमारे साथ है। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही? जी भाई साहब। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भाई साहब, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। अशोक जी, बरेली में तो खैर दूसरे चरण में होने हैं मतदान, यानी 14 तारीख को होंगे, लेकिन प्रत्याशी लगभग घोषित हो गए हैं सभी दलों के। जी जी। तो क्या भाजपा को छोड़ करके और कांग्रेस को छोड़कर बाकी पार्टी प्रत्याशी पूरे रूप से घोषित हो चुके हैं। चलिए, मुख्य रूप से सपा भाजपा तो घोषित हो चुके हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, चुनाव आयोग की जो निर्देश है चुनाव आयोग के कि डोर टू डोर 10 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या दृश्य दिख रहा है आपको? 10 लोग ही रहते हैं? ऐसे मुझे तो नहीं लगता 10 लोग रहते होंगे।
देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनाव की बेला चल रही है, हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है और दूर दूर कन्वेंसिंग कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि भीड़ बेतादाद रहती है, अधिकांश भीड़ जो है एक दूसरे मिलजुल कर चलती है, कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन तो नहीं होता भीड़ में। अगर सही बात अगर आप माने तो अभी हमारे नॉमिनेशन का आज लास्ट दिन है और कल तक बहुत घमासान नामांकन हुए हैं, बहुत भीड़ रही है, वहाँ पर कहीं भी कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। नहीं तो गाइडलाइन का पालन माने नुक्कड़ सभाएं भी हो रही क्या? जैसे किसी गांव में चबूतरे में बैठ गए, 25-50 लोग हो गए, नेताजी भाषण दे रहे हैं। ऐसा कोई जानकारी में अभी नहीं आया कि नुक्कड़ सभाएं हो रही हो, पर जो नामांकन हो रहे हैं मुख्यालय पर आकर के, वहाँ भीड़ ज्यादा है, पुलिस की व्यवस्था भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद जो उनके समर्थक हैं प्रत्याशी के, उनकी भीड़ कम होने में का नाम नहीं ले रही। नहीं तो ये कितने लोग रहे हैं? जैसे एक नामांकन एक प्रत्याशी दाखिल करने में तो लगभग कितने लोग रहते हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए थे, अब उन्होंने छापा को ज्वाइन कर लिया है, सुप्रिया हैरन भी है हमारे यहाँ की, तो जब वो नामांकन कराने के लिए चली तो केवल 2-4-6 आदमी उनके साथ दिखाई दे रहे थे, पर मुख्यालय तक आते आते एक भीड़ का जमघट हो गया, पूरा रोड जाम हो गया, बहुत ही जब नामांकन करा के लौटी तो फूल मालाएं डालने वालों की भीड़ लगी हुई थी, उनके समर्थक खुशी से झूम रहे थे और एक दूसरे चिपके हुए थे, जयकारे लगा रहे थे, वहाँ पर कोई गाइडलाइन का पालन नहीं था। इसी प्रकार से कई और प्रत्याशी थे, एक ही नहीं कई और प्रत्याशी थे जिनके पास भीड़ थी, अपरंपार भीड़ रही वहाँ पर। अच्छा, आपके यहाँ कितने एक्टिव पेशेंट हैं कोरोना के, और कितनी जांचें हो रही हैं और कितने टीके लगाए जा रहे हैं प्रतिदिन? जांचें कितनी हो रही हैं और एक्टिव केस कितने मिल रहे हैं? क्या आपके यहाँ कोई डेथ भी हुई है? देखिए, मेरी अभी सीएमओ से बात हुई, हमारे यहाँ सीएमओ बलवीर सिंह है, उनसे मेरी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले ही, तो उन्होंने 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक मुझको आंकड़ा दिया था, जिसमें 1655 आदमियों को जो है संक्रमित पाया गया था। हाँ। और उन्होंने बताया मुझे कि इसमें कुल 609 आदमी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, 6 हमारे जो 1046 आदमी बचे हैं उसमें आइसोलेट किया गया है। इसमें जो ज्यादा गंभीर थे, उसमें कुछ को जो है 300 बेड का एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ, उसमें जो है लगभग 9 है भर्ती, जिला अस्पताल में 36 मरीज भर्ती है, एक ऐसा हमारा कॉलेज मेडिकल कॉलेज है उसमें 2 हैं, राजशरी मेडिकल कॉलेज में 5 हैं, और आर्मी हॉस्पिटल में 17 मरीज भर्ती हैं आज की तारीख में। वो टेस्टिंग कितनी हो रही, कुछ जानकारी है आपके पास प्रतिदिन? प्रतिदिन टेस्टिंग का जहाँ तक हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी अब तक स्कूल और कॉलेज वगैरह थे उसमें कैंप लगा करके बच्चों के जो है टीकाकरण किए गए हैं, और जो पब्लिक प्लेस की बात कर जाए उन्होंने सेंटर बना रखे हैं, वहाँ प्रत्येक सेंटर पर टीकाकरण की व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है, इस पर दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ संजीव भटनागर जी हैं। संजीव जी, आवाज आ रही? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। बुलंदशहर संजीव जी, बुलंदशहर क्या स्थिति आपके यहाँ? तो पहले चरण में ही मतदान होने? जी बिल्कुल, तो पहले चरण में हमारे यहाँ मतदान होना है। लगातार यहाँ पर भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे बसपा हो, बीजेपी हो, सपा हो, या गठबंधन का हो या आप पार्टी का, वो लगातार भीड़ लेकर साथ चल रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए हैं। जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद प्रशासन संज्ञान में लेता है और एक मुकदमा दर्ज कर देता है, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रत्याशी पर कोई फर्क नहीं है। लगातार जो प्रत्याशी बिना मास्क के घूम रहे हैं। कल का एक वाकया है जहां पर सिकंदराबाद में ही एक जो भाजपा प्रत्याशी है वो बाजार में अपनी रैली लेकर निकलते हैं, और जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद है महेश शर्मा, वो भी उनके साथ चलते हैं। काफी भीड़ उनके साथ ही, और सबसे ज्यादा चौंकाने की बात थी कि जो महिलाएं उनके साथ, तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी भीड़ का हिस्सा बन रहे थे। अब उनके मास्क नहीं था। आप लगा सकते हैं कि अगर ये किसी को कोई भी कोविड होता है तो वो कितनी जल्दी संक्रमण फैल सकता है। लेकिन जो नेता है उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ फिलहाल चुनाव से मतलब है कि चुनाव होना है, और जिस तरीके से, लेकिन जो लोग हैं वो भी अनजान बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बाजारों में लगातार। जी, जो आपने बताया कितनी आपने कहा रैली टाइप निकाला था, कितने लोग थे रैली में?
अंदाजा लगभग 600 से 700 लोग थे। जिस तरीके से उन्होंने बाजार में रैली निकाली थी, लोगों के मास्क नहीं थे, बच्चों के मास्क नहीं थे, महिलाओं के मास्क नजर नहीं आए थे। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रत्याशी थे, जो सांसद थे और उनके जो सुरक्षा कर्मी थी, उन्होंने तो मास्क लगा रखा था, लेकिन जो अन्य लोग थे वो ज्यादातर बिना मास्क के नजर आ रहे थे। चलिए, आपके यहाँ कितने एक्टिव केस है? मैं आपको बता दूं कि अब तक जो एक्टिव केस हैं वो 136 एक्टिव, और बाकी के एक्टिव केस 847 हैं। सभी का इलाज अभी घर में ही चल रहा है। डॉक्टर्स जो हैं उन्हें मेडिसिन घर पे प्रोवाइड की जा रही है। और जो इसमें अब तक जो अभी तक जो आज डिस्चार्ज हुए हैं वो 225 लोग हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। चलिए, डेथ भी हुई क्या आपके यहाँ किसी की? नहीं, हमारे यहाँ अभी कोविड से अभी किसी की डेथ नहीं हुई है। गंभीर पेशेंटों की कुछ जानकारी है कि कितने गंभीर हैं? जब हमारी सीएमओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुरुआती जो लक्षण है उसी के आधार पर उन्हें दवाई देकर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और घर पर ही रहकर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हमेशा जो एड देते, मतलब बताते रहते हैं जो अधिकारी हैं, वो 2 गज की दूरी, मास्क की दूरी, लेकिन धरातल पर ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलिए, अब वैक्सीन कितनी, वो टेस्टिंग कितनी हो रही है आपके यहाँ प्रतिदिन? अब तक 41,36,023 वैक्सीन लग चुकी है। जो फर्स्ट डोज है 25,48,028 है जो फर्स्ट डोज लगी है। टेस्टिंग प्रतिदिन कितनी हो रही? टेस्टिंग जो अस्पतालों में, जो CHC अस्पताल, जिला अस्पताल में बीमार आते हैं, जो कोविड का टीका लगवा दे, उनकी टेस्टिंग लगातार होती है। उसके बाद कोविड का टीका लगाया जा रहा है। उसके आधार पर ही जो पेशेंट निकलता है उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। चलिए, इससे इतर एक खबर ये भी जानना चाहेंगे, बुलंदशहर आपके पहले राउंड में मतदान होने हैं, तो किसके किसके बीच में फाइट है? देखिए, आपको बता दूं कि जो बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें बात की जाए, बुलंदशहर में तो सपा गठबंधन और भाजपा में सीधी फाइट है। और सिकंदराबाद विधानसभा की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव बनता नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि अभी चुनाव में काफी समय है, त्रिकोणीय तीसरा कौन है? सपा, भाजपा, सपा गठबंधन और बसपा। क्योंकि सिकंदराबाद विधानसभा में हमेशा बसपा दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रही है। इस बार जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो दूसरे उतारे गए हैं। मनवीर गुजर हैं जो लोकल प्रत्याशी हैं, उन्हें उतारा गया है। और जो सपा गठबंधन के प्रत्याशी है वो जितेंद्र यादव, जो लालू यादव के समधी हैं, उनके पुत्र राहुल यादव हैं, उन्हें उतारा गया है। और जो भाजपा से है लक्ष्मी राज सिंह है, जो वर्तमान में विधायक की विमला सोलंकी, उनका टिकट काटकर लक्ष्मी राज सिंह को दिया गया है। क्योंकि नए प्रत्याशी कुल मिलाकर 7 सीटों में, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, अभी और जगह जाना है, रामपुर जाना है, 7 सीटों में सीधा मुकाबला कितनी सीटों में है भाजपा सपा का? आप बता दूं कि 7 सीटों पर त्रिकोणीय चुनाव है। अच्छा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये चुनाव किस तरह जाएगा, लेकिन जो शुरुआत जो रुझान दिख रहे हैं वो त्रिकोणीय चुनाव नजर आ रहा है अभी तक तो। लेकिन जो वोटर है बिल्कुल शांत है और अभी वो खुलकर अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं रामपुर से अशोक शर्मा जी हैं हमारे साथ। अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर। अशोक जी, सबसे पहले तो आपके यहाँ जानना चाहेंगे कितने एक्टिव पेशेंट हैं और पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना पेशेंट मिले हैं, उसके बाद फिर रैली की बात करेंगे। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, इस समय रामपुर में 350 कोरोना के एक्टिव केस हैं और 24 घंटे के अंदर 19 केसेस मिले हैं रामपुर में, जिन्हें सभी को होम क्वारंटाइन किया गया और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। चलिए, अब आप बताएं कि आपके यहाँ भी दूसरे चरण में, हालांकि 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, प्रत्याशी तो घोषित हो गए होंगे, आपके यहाँ किसी तरह का कोरोना गाइडलाइन का नेता लोग प्रचार करने में के समय पालन कर रहे हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल सर, ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि लगातार प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि अभी 2 दिन पहले राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख है जो बिलासपुर विधानसभा से उम्मीदवार हैं, हाँ। उनके ऊपर भी थाना खजूरिया में लगभग 60-70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं कल आकाश सक्सेना जो यहाँ शहर विधायक चुनाव पर उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी थाना पटवाई में मुकदमे हुए हैं, क्योंकि कभी भी कोरोना गाइडलाइन की पूरा पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार जो है प्रशासन भी इस चीज पर मुस्तैद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। लगातार प्रशासन
कि जो गाइडलाइन है, जो कोरोना की गाइडलाइन है, कोई भी प्रत्याशी इसका जो है पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे संजीव जी बता रहे थे कि डोर टू डोर की परमिशन है 10 लोगों के साथ, उन्होंने कहा कि कल ही रैली निकाली गई, क्या आपके यहाँ भी इसी तरह रैली निकल रही है या सभाएं हो रही हैं बिना शासन की जानकारी दी, बिना शासन को जानकारी दिए? जी बिल्कुल, लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही कल में जो है भाजपा जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 60-70 लोग वहां पर मौजूद थे, ना ही तो पुलिस को अवगत कराया था, और सब धारा 144 का लगातार उल्लंघन यहाँ पर प्रत्याशी कर रहे हैं और लगातार मुकदमे हो रहे हैं उन पर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जो कि कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। जी चलिए, आपके यहाँ कितनी सीट है रामपुर में? जी सर, रामपुर में इस समय 5 विधानसभा है, 5 सीटों पर जो अभी 5 में किसका कब्जा है? देखिए, लगातार यहाँ वैसे भी समाजवादी का 2017 में 5 सीटें में कितनी सीटें सपा की थी, बसपा की कितनी थी और भाजपा कितनी थी? 2017 में जो है 3 समाजवादी के पल्ले में थी और 2 भाजपा के, लेकिन अब लगातार जो है अब ये देखने को मिल रहा है कि अब देखते हैं कि इसमें समाजवादी का कहां तक रसूख बना रहता है, क्योंकि लगातार मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है रामपुर, और यहाँ पर भी अब कितना फायदा समाजवादी को हो पाता है। हालांकि आकाश सक्सेना चुनावी मैदान में है आजम खान के सामने, जिन्होंने उनके पूरे परिवार को और उन्हें जेल में बंद कराया। अब देखते हैं कि कितना फायदा भाजपा उम्मीदवार को यहाँ पर मिलता है, या फिर आजम खान ही सीट निकाल के लेके जाएंगे। चलिए, वहाँ बसपा भी है कहीं लड़ाई में? नहीं सर, इस समय जो लड़ाई है समाजवादी की और भाजपा की है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार हैं और हमेशा से जो है दोनों में ही यहाँ पर चुनावी रण होता है। नहीं, मैं 5 सीटों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 5 सीटों में है, बसपा के भी हैं उम्मीदवार तो है, फाइट में कहीं है त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बना रही? फाइट में कोई नहीं है सर। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भाजपा है, कांग्रेस है, अब अपना दल से जो है हमजा को स्वार्थ सीट से उम्मीदवार बनाया है। किसने? अपना दल से हमजा है, नवीद मियां के बेटे, उन्हें भी अपना दल पार्टी ने जो है स्वार्थ सीट से उम्मीदवार बनाया है। अपना दल तो बीजेपी के साथ है। जी 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 जी, बीजेपी ने यहाँ पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं रखा है स्वार्थ सीट पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाजियाबाद चलते हैं जहाँ से हमारे साथ वैभव शर्मा है। वैभव, मेरी आवाज आ रही? जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। आपके यहाँ कितने एक्टिव पेशेंट हैं वैभव जी? अब देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 2457 एक्टिव केस हैं। हाँ। पिछले 24 घंटे के अंदर 300 नए कोरोना के मामले निकल के आए हैं। लगातार सबसे बड़ी सर राहत भरी बात यह है कि जो आंकड़े जो लगातार 1500 और 2000 2500 पहुंच रहे थे, वो अब 500 से नीचे आ चुके हैं। पिछले हम 3 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिन के अंदर लगातार 300 350 इस तरीके से रोज के आना के केस निकल के आ रहे हैं। जो लगातार पहले आंकड़ा 1500 2000 कूद रहा था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। लोग कोरोना से जो पहले जो अवेयरनेस थी, शायद उसी वजह से ये आंकड़े भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट में लोग मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई चीजें हैं जिनकी वजह से शायद ये आंकड़ा अब कंट्रोल में आ रहा है। जी त्रिपाठी जी। चलिए, कंट्रोल टेस्टिंग कितनी हो रही है? सर देखिए, लगातार वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। टेस्टिंग मैं पूछ रहा हूँ, टेस्टिंग आपने कहा आंकड़े कम हो गए हैं, तो क्या टेस्टिंग हो रही है लोगों की? जी बिल्कुल, रोजाना लगभग 3,500 का आंकड़ा गाजियाबाद की टीम लेके चल रही है। सीरो सर्वे गाजियाबाद के अंदर कराया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 10 टीमें बनाई गई हैं। 10 टीमों के अंदर एक टीम के अंदर 5 से 6 व्यक्ति रखे गए हैं जो लगातार सीरो सर्वे कर रहे हैं। हम बात करें तो दिसंबर के महीने से ये सीरो सर्वे शुरू हुआ था और लगातार टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के आंकड़े में भी जो है इजाफा करने के लिए इन्होंने कोशिश करी कि लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। कैंप बढ़ाए गए हैं, जगह जगह वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, लगातार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर की गई हैं। जगह जगह अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी घर तक अगर टीम नहीं पहुंच पा रही है तो सरकारी अस्पताल में जाके भी अपनी टेस्टिंग कराया जा रहा है। RT-PCR के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मतलब साफ तौर पे तो है कि एक सतर्कता तो है, जिसकी वजह से भी क्या ये कह सकते हैं कि आंकड़े कम होने तैयार हुए हैं। चलिए, थोड़ी सी बात कर लें राजनीति की भी, चूंकि चुनाव है, पहले राउंड में ही आपके यहाँ मतदान है। कितनी सीटें हैं गाजियाबाद में? देखिए सर, गाजियाबाद में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में 2017 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करी थी। तो वहीं अब 2022 के लिए बात करें तो 2022 के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में देती हुई दिखाई देगी। खैर, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ रहा है और ज्यादातर चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी ही जीत दर्ज करके दिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता
काफी रोष में है, क्योंकि जो विकास के मुद्दे थे, जो इन्होंने बड़े बड़े वायदे विधायकों ने करे, वो जनता तक नहीं पहुंचे। जनता जब उनसे मिलने जाती थी तो विधायक उनसे नहीं मिलते रहे। यही वजह है कि जब हमने ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बात करनी शुरू हुई तो वो योगी मोदी के पक्ष में तो है, लेकिन प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं है। खैर, तो क्या उनको टिकट दे दी फिर से? अगर प्रत्याशी को तो काफी टिकट भी तो काटे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं पे बीजेपी के जो 2017 के विजेता उम्मीदवार थे, उन्हें ही 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया है। वो वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज करी थी, और 2022 के विधानसभा में भी उन्हें ही टिकट दे दिया गया है। जिनके पहले आंकड़े तो यही लगाए जा रहे थे कि इनके टिकट कटेंगे, लेकिन किसी का भी टिकट नहीं कटा और 5 विधानसभाओं पे दोबारा से उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दे दिया गया है। जी तो मतलब आपको लग रहा है कि इस बार, पिछली बार बहुत आसानी से 5 सीट जीत गई थी, इस बार कड़ी टक्कर है, कहीं त्रिकोणीय संभावना भी है, त्रिकोणीय मुकाबले की? देखिए, पहले हम बात करें गाजियाबाद की शहर विधानसभा की, तो जो के शुक्ला जो इस समय बसपा से प्रत्याशी हैं शहर विधानसभा से, वो पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। कई बीजेपी पार्टी के जो लोग थे, जैसे पार्षद पिंटू सिंह हैं जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, आशुतोष गुप्ता है जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब उनका साफ तौर पे इन तीनों का समीकरण ये पड़ता है कि उनके जो अतुल गर्ग जो मौजूदा प्रत्याशी हैं बीजेपी पार्टी के, उनके कहीं ना कहीं वोट कम होंगे। ये लोग मिलकर उनके वोट काटेंगे, जिसका सीधा तौर पर फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जाएगा। वहीं बात करें दूसरी जगहों पे, तो यही इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने, जिन्होंने शहर विधानसभा से या मुरादनगर विधानसभा से, साहिबान विधानसभा से टिकट मांग रहे थे बीजेपी पार्टी से, अगर उन्हें टिकट नहीं मिले हैं तो या तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं या दूसरी पार्टियों का हाथ थाम कर उनसे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका साफ तौर पर सीधा सीधा असर सीधी मैं इतनी बात इतना जानना चाहूंगा वैभव कि दुकेड़ी मुकाबला है कि उसमें कहीं कांग्रेस और आप भी वहां शायद लड़ रही है, ये लोग भी कहीं फाइट में हैं, कि सीधे भाजपा और सपा की टक्कर है? देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो सर, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बसपा पार्टी चारों की फाइटिंग रहती है, क्योंकि गाजियाबाद में मिला जुला समीकरण है, हर वर्ग से यहाँ मतदाता आता है, तो फाइटिंग तो रहती है बिल्कुल, लेकिन जो खासकर जो टक्कर रहती है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रहती है। मतलब कांग्रेस ने भी इस बार थोड़ा दम दिखा रही, कांग्रेस भी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कि गाजियाबाद से बात करी जाए तो ऐसे प्रत्याशी उतारे गए हैं जिनकी छवि दमदार रही है, जिनके पारिवारिक पूरे लोग कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो जो कांग्रेस से गाजियाबाद के सांसद थे सुरेंद्र गोयल, उनके पुत्र को टिकट दिया गया है, और जब से उन्हें टिकट मिला है तो हवा उनकी तरफ दिखाई दे रही है। कई लोग उनके पक्ष में आके दिखाई दिए, कई बड़े व्यापारी उनके पक्ष में दिखाई दिए। तो मतलब साफ तौर पर तय है कि गाजियाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा पार्टी चारों की कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई देगी। क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा था कि जो बसपा में के शुक्ला जुड़े हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उनकी भी छवि काफी अच्छी है, काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीति वो कर रहे हैं। तो अब वो बसपा से जुड़े तो बसपा का पक्ष भी उनके जुड़ने से काफी मजबूत हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। बिजनौर से हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं। रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर। बड़े धीमे बोल रहे हैं रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी रविंद्र जी, बिजनौर में कितने एक्टिव पेशेंट हैं और जो प्रचार है, हालांकि आपके यहाँ दूसरे राउंड में माने 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो आपके यहाँ कोरोना गाइडलाइन का प्रचार प्रसार के दौरान कितना पालन कर रहे हैं नेता लोग? मैं आपको बताऊं, इस समय तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ कुछ प्रचार प्रसार के समय चुनाव गाइडलाइन जैसे दी गई थी, कोविड-19 गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का, कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टी के नेताओं ने जिन पर उल्लंघन भी किया है, उनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते FIR भी की है। जैसे कि मैं बता दूं, नगीना विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी ब्रजेश पाल थे, उन पर बीएसपी प्रत्याशी पर ही काफी अच्छी भीड़ इकट्ठा होने के, जो उन प्रत्याशी के साथ में प्रचार के लिए इकट्ठा भीड़ कर उसी के विरुद्ध जो प्रोटोकॉल उल्लंघन किया, उसके नगीना थाने में FIR दर्ज भी की गई। इनके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे धामपुर में, उनके खिलाफ ये इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। अन्य जो हमारे जनपद बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं, क्षेत्र हैं लगभग, उन सब पर इसी तरीके से, लेकिन सब नहीं है। जैसे कि अभी चल रहा है कि इसमें कोविड-19 के देखते हुए काफी प्रोटोकॉल का
कुछ नेता उल्लंघन भी कर रहे हैं, जैसा कि अभी देखा वहाँ भी हमारे यहाँ कल की 27 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन था। 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया उन्होंने, और केवल उनका ये था कि बीजेपी में सहयोगी का काम करना, जीवन दान यानी इस तरीके से वोटिंग को वोटों को लुभाना, और वो भी उसी तरीके। लेकिन भीड़ उनके आने इतनी थी कि आप अगर कितनी भीड़ थी करीब, तो वहाँ तो कितनी भीड़ थी करीब, भीड़ कितनी थी करीब? सर भीड़ थी लगभग, देखा जाए तो कम लगभग 2-2.5-3 हजार भीड़ तो थी उनके पास। चलिए, आपके यहाँ एक्टिव पेशेंट कितने हैं? जी पेशेंट जो है इस समय 183 पेशेंट हैं, और वो भी लगभग सब होम आइसोलेशन में है, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं, पैनिक की स्थिति किसी की नहीं है। और लगभग मैं आपको बता दूं इस समय जनपद में टोटल अब तक जो केस हैं, आज कल के केस तो 183-84 केस है, लगभग अब इस समय 1083 केस इस समय मौजूद हैं जो एक्टिव हैं, सबके सब होम आइसोलेशन में। किसी की प्रतिदिन कितने, पिछले 24 घंटे में कितने एक्टिव केस मिले? 184 केस मिले सर। अच्छा, वैक्सीन कितने को, टेस्टिंग कितनी हो रही है और वैक्सीन कितने प्रतिशत लग गई है जिले में? लगभग वैक्सीन का काम तो 80% बता रहे हैं कि लगभग हमारा पूरा हो गया है जो जनपद के अंदर। लेकिन फिर भी जो इस समय 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के थे, उनके यहाँ लगभग प्रयास जारी हैं, कॉलेजों में जाकर भी किए जा रहे हैं, और जहाँ पर भी काफी वो दिया गया है, अभी टीचर्स के लिए भी जारी किया गया है। अभी डीएस ने जिला विद्यालय रेस्क्यू में ये जारी किया कि जो भी टीचर हैं अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं, तभी विद्यालय के अंदर एंट्री पाएंगे। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी दे। आगरा चलते हैं जहाँ से मनोज चाह रहे हैं हमारे साथ। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी मनोज जी, आपके यहाँ कितने एक्टिव पेशेंट हैं ये तो जानना चाहेंगे ही, और कितनी जांच हो रही है? जिस तरह मुझे लगता है आपके यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन का किसी तरह से पालन नहीं हो रहा होगा, क्या खबर है? जी सर, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार पकड़ी थी, तो कोरोना की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हुई है। अगर आज की ताजनगरी की बात करें तो जो एक्टिव केस है वो 143 निकल कर आए हैं। अगर सैंपल कलेक्शन की बात करें तो 4912 आज 24 घंटे में सैंपल लिए गए, उसके सापेक्ष में 143 जो एक्टिव केस है वो निकल कर आए हैं। तो कुल एक्टिव केस 1321 आगरा के अंदर अभी भी कोविड के संक्रमित मरीज हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें कि वैक्सीन कितने को लगी है, तो अभी फर्स्ट डोज जो है आगरा में करीब 53 लाख के आसपास की आबादी है, जिसमें 34,35,416 जो वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज इन लोगों को लग चुकी है। अगर वैक्सीनेशन की सेकंड डोज की बात करें तो 20,25,779 जो सेकंड डोज लग चुकी है। अगर 15 से 18 ईयर्स के बच्चों की अगर बात करें, जो युवक हैं, उनकी अगर बात करें तो 1,61,761 लोगों को युवकों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। अगर कोविड गाइडलाइंस की अगर चुनाव के दौरान की बात करें तो जिस तरीके से पार्टियां अपने जनसंपर्क में जा रही हैं, तो वहाँ कोविड जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसकी धज्जियां उड़ा दी है आगरा में देखी जा रही हैं। क्योंकि आगरा में 9 विधानसभा सीट है, और 9 विधानसभा सीटों पर आगरा ताजनगरी पर्यटन नगरी है। उसके बावजूद भी यहाँ कई सारी ऐसी हॉट सीट है यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो पूर्व राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, वो भी लगातार यहाँ चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर जो वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो भी लगातार मूव कर रहा है, चाहे वो डिप्टी सीएम दिनेश कुमार शर्मा हो, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, या फिर सीएम छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल हो। तो वो लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम है उनकी धज्जियां तो निश्चित तौर पर उड़ाई जा रही है। क्या रैलियां भी निकाल रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक हुजूम निकल कर आता है लगातार, उसमें मुकदमा भी प्रशासन दायर कर रहा है। लेकिन पूरी तरह से जो दावे किए जा रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अब जनसंपर्क किया जाएगा, या कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही जो चुनावी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया निकल कर सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर एक हुजूम निकल कर जाता है। तो कहीं ना कहीं कोविड और आचार संहिता की जो नियमावली है उनकी धज्जियां आगरा में उड़ते हुए। चलिए, अब आपसे जान लेते हैं, थोड़ा राजनीति की भी बात कर लेते हैं। आगरा में कुल कितनी विधानसभा सीट है, और प्रत्याशी तो सभी जगह सारे घोषित हो गए होंगे?
जी बिल्कुल। आगरा में 9 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 3 शहर की हैं और 6 रूरल की आती हैं, जो देहात क्षेत्र की आती हैं। जिसमें अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो चौधरी बाबूलाल, जो पूर्व में सांसद भी रहे और कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं, वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से जो समाजवादी और रालोद का जो गठबंधन हुआ, उसमें ब्रजेश चाहर को मैदान में उतारा है। और यहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा से भी मुकेश राजपूत फतेहपुर सीकरी से उतारे गए हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बिछड़ती हुई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं आगरा की 3 सीटों पर कांग्रेस फाइट में नजर आ रही है। कहीं त्रिकोणीय श्रृंखला में कांग्रेस नजर आ रही है। अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें तो कांग्रेस ने हेमंत चाहर, जो युवा है एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, उन पर टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। अगर हम खेरागढ़ की बात करें तो भाई जो पूर्व विधायक रहे हैं बीएसपी के, वो भाजपा से टिकट लेकर दावेदारी कर रहे हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो वहीं उनको प्रत्याशी भाजपा ने बनाया। तो गंगाधर सिंह कुशवाहा ने बसपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो रिटायर्ड फौजी है रामनाथ सिकरवार, कांग्रेस ने उन पर दाव खेला है, जो कि वो एक ठाकुरवाद निभाते हुए, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र होते हुए खेरागढ़ में अपना अहम रोल दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस बिछड़ रही थी, अगर कांग्रेस की बात करें तो फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में मनोज, हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि 9 विधानसभा सीटें हैं, 2017 में कितनी किसके पास थी? देखिए 2017 में अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में रही थी। भाजपा के 9 विधायक यहाँ से चुने गए थे, जिसमें फाइट में रही थी वो एक समाजवादी पार्टी रही थी फतेहाबाद में, बाकी बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार मुकाबला थोड़ा अलग होगा और इस बार देखा जा रहा है कि जनता अवेयर हो गई है और जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से रुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नारेबाजी और जनता का जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब बदलाव चाहता है। आगरा के अंदर जिस तरीके से अगर 2012 की बात करें तो 2012 में बहुजन समाज पार्टी की कम से कम 6 सीटें आगरा के अंदर थी। दलितों की राजधानी आगरा को कहा जाता है। मायावती 2 तारीख को जनसभा भी आगरा में करने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी बना के, चलिए कुल मिला के थोड़ा सा ये जानना मनोज जी, ये 9 सीटें हैं, पिछली बार सभी भाजपा के खाते में गई थी। थोड़ा सा ये देखिए कि त्रिकोणीय संघर्ष कितनी सीटों पे है और कितनी सीटों पे, सिर्फ सीटें बता दीजिए कि भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। देखिए अगर भाजपा और सपा की बात करें तो फतेहपुर सीकरी पहले नंबर पे आती है, जिसमें चौधरी बाबूलाल और भाजपा और रालोद के गठबंधन से ब्रजेश चाहर हैं। ये सीधे दोनों आपसी टक्कर में है। और दूसरी सीट की बात करें तो आगरा ग्रामीण। नाम नहीं जानना चाहेंगे हम, तो इतना भर जानना चाहेंगे संख्या के आधार पे कि कितनी सीटों पे भाजपा सपा की टक्कर है, कितनी सीटों पे त्रिकोणी है, और त्रिकोणी में बसपा है कि कांग्रेस है? सर अगर आगरा की बात करो 4 सीटों पे भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है और बाकी जो सीटें हैं उसमें त्रिकोणीय श्रृंखला है। बहुजन समाज पार्टी की इन तीनों सीटों में आ रही है। तो 4 और 5 सीटों ऐसी हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की कहीं ना कहीं वजूद में दिखाई दे रही है। माने कांग्रेस भी है तो माने चतुष्कोणीय संघर्ष हो जाएगा ना जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी सारी जानकारी देने के लिए। अमरोहा चलते हैं जहाँ से प्रथम सिंह हमारे साथ हैं। प्रथम, मेरी आवाज आ रही? आ रही सर। पहले तो सीधे वही हम जानना चाहेंगे, कितने एक्टिव केस हैं आपके यहाँ, कम हुए हैं क्या, कोई डेथ तो नहीं हुई है? जी सर, हमारे यहाँ 541 एक्टिव केस हैं और 541 एक्टिव केस हैं और पहले से कम हुए हैं। चलिए पहले से कम हुए, पिछले 24 घंटे में कितने मिले? 29 सर, पिछले 24 घंटे में। जी चलिए वहाँ प्रचार प्रसार दूसरे चरण में है मतदान, तो प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ भी आप थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए कि नेतागण कितना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, क्या रैलियां भी निकल रही, खुलेआम नुक्कड़ सभाएं भी हो रही क्या? जी सर, 14 तारीख को यहाँ चुनाव है और जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो पा रहा। बड़ी रैलियां तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं उनमें चूंकि डोर टू डोर कहा तो गया है, लेकिन एक गाँव में एक ही स्थान पर आते हैं। एक गांव में मतलब अगर प्रचार करने आते हैं प्रत्याशी तो एक अगर गांव में आते हैं सब, तो एक ही स्थान पर कोई स्थान तलाश कर लेते हैं। हाँ, तो वहाँ लाजमी है कि भीड़ तो होगी। कितनी होती है? लगभग 50-60 तो हो ही जाते हैं सर। चलिए आपके यहाँ कितनी विधानसभा सीट है? सर हमारे यहाँ 4 विधानसभा है। 17 में किसके पास कितनी थी? 4 में 3 विधानसभा में बीजेपी थी, एक विधानसभा जो सदर सीट है उसमें समाजवादी का कब्जा लगभग 20 साल से है, अमरोहा। अब क्या स्थिति बन रही है? अभी भी सर स्थिति यही है, सपा और भाजपा का 3 सीटों पर सपा और भाजपा का मुकाबला है और एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है बसपा से ही।
एक सीट में बसपा, सपा और भाजपा। भाजपा, जी जी जी। तो मतलब तीन में सीधी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। जी जी जी। क्या आपने थोड़ा सा आकलन किया होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या लग रहा किसका पलड़ा भारी है? सर ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सपा और भाजपा की ज्यादातर लड़ाई है, तो पलड़ा भारी तो अभी 50-50 ही मान कर चल रहे हैं सर। अच्छा, पिछली बार आपको दिख रहा था कि बीजेपी जीत रही है 17 में? जी 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 जी, 3 सीटों पर दिख रहा था, एक सीट पर तो खैर नहीं दिख रहा था। और अब नहीं दिख रहा किसी सीट पे? अभी भी एक सीट जो सदर सीट अमरोहा की है, हाँ, उस सीट पे मुकाबला कोई ज्यादा दिलचस्प नहीं होने वाला था। वो कौन किसके पक्ष में जाता दिख रहा? वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अच्छा, महबूब अली विधायक है 20 साल से। मुस्लिम बाहुल्य सीट है क्या? जी, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लगभग 66% मुस्लिम मतदाता है अमरोहा प्रॉपर में। जी 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 जी, पूरी विधानसभा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलीगढ़ से अर्जुन देव जी हैं। अर्जुन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही सर। अर्जुन जी, आपके यहाँ भी जैसा सब जगह से अच्छी खबर यह आ रही है कि कोरोना पेशेंटों की संख्या लगातार घट रही है, आपके यहाँ भी घट रही है? और कितने पेशेंट हैं अभी? जी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर के अंदर जो आंकड़ा था वो 205 तक पहुंच गया था पर डे पेशेंटों के लिए निकलने हुए, लेकिन आज का आंकड़ा मात्र 55 है। टोटल 710 पेशेंट है अलीगढ़ शहर के अंदर। हाँ। जिसमें कि 52 जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इसके अलावा सब होम आइसोलेशन करे हुए हैं। चलिए, कितनी टेस्टिंग हो रही है, आपके पास कोई जानकारी है पूरे जिले में? हाँ जी जी, रोज हर रोज के अलावा 2500 के आसपास रोज डेली टेस्टिंग चल रही है अलीगढ़ शहर के अंदर, जो सरकारी के साथ है। चलिए, आपके यहाँ कितनी सीट है? पहले राउंड में ये चुनाव होने हैं? जी जी, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर के अंदर 7 विधानसभा हैं और 7 में से केवल 2 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें की बीजेपी की टक्कर सपा और रालोद से है। इसके अलावा अलीगढ़ की 5 विधानसभा हैं जिनमें से की बीजेपी और सपा की टक्कर है। नहीं, आपके यहाँ 4 विधानसभा सीट है ना? 7 है। 7 में पिछली बार किसको कितनी मिली थी? जी, पिछली बार 7 अलीगढ़ से 7 विधानसभा थी, 7 की 7 बीजेपी के फाले में गई थी, लेकिन इस बार 6 जा रही है बीजेपी के और एक शहर की जो है वो सपा के खाते में साफ जाती हुई दिख रही है। कौन सी सीट है वो? वो शहर, अलीगढ़ शहर। अलीगढ़ की शहर विधानसभा 76। वो क्यों जाती दिख रही है? क्योंकि जो पिछली बार का जो प्रत्याशी था उस प्रत्याशी का विरोध था, तो उस प्रत्याशी की पत्नी को टिकट दे दिया गया, इसलिए उसका विरोध ज्यादा है। पिछली बार जो प्रत्याशी था किसकी पत्नी को दे दिया गया? उसकी पिछली बार जो विधायक थे संजीव राजा जी, उनकी पत्नी है मुक्ता राजा, उनको इस बार बीजेपी ने टिकट दे दिया और उनका विरोध ज्यादा है। अच्छा, चलिए, ये बताइए कि मुद्दा कुछ दिख रहा है क्या? मुद्दा हावी होता दिख रहा है वहाँ? जी, अलीगढ़ शहर के अंदर तो जो देखा जाए तो केवल भ्रष्टाचार का था, इसके अलावा कानून व्यवस्था का था, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अलीगढ़ के शहर जो विधानसभा के प्रत्याशी है उनके ऊपर कुछ आरोप गलत है, उसी के जो जिस समाज से व्यस्त समाज से वो आते हैं, व्यस्त समाज का उनके विरोध में लोग वोट करने की बोल रहे हैं। 6 में आपका बीजेपी आपने बताया, 1 में सपा का बताया, लगभग सपा का तय है। त्रिकोणीय संघर्ष भी कहीं है, कहीं बीएसपी कांग्रेस चूंकि इस बार बड़े दमखम से लड़ रही है। नहीं, पूरे अलीगढ़ में 7 विधानसभा में कहीं भी ना तो बीजेपी वो कांग्रेस आ रही है और ना बीएसपी आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी अलीगढ़ में एक तरह से समाप्ति हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और सपा की टक्कर है। नहीं तो कांग्रेस इस बार लड़ रही, सभी जगह पर उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है। अलीगढ़ शहर के अंदर 3 विधानसभाएं हैं जिसमें कि उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े करे। एक शहर के अलावा शहर के अंदर ही बहुत विरोध हुआ है, उनके प्रत्याशी को आपस में प्रत्याशी लड़ रहे हैं आपस में। इसके अलावा जो कोल है, कोल के अंदर भी प्रत्याशी है, इसके अलावा बरौली केवल उन्होंने 3 जगह से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये कोई नारा कहीं दिख रहा है दम में? जी, अलीगढ़ में नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ जैसे जिस हिसाब से उन्होंने होर्डिंग लगाए थे कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो बीजेपी की तरफ से उसको पलटवार किया गया था कि लड़की हूँ, लड़ाक हूँ, पढ़ सकती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस की तरफ था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो बीजेपी ने उसी के विरोध में नीचे होर्डिंग लगा दिया है कि लड़की है, लड़ाक है। अच्छा, चलिए, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है, मैंने सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस बीजेपी के बीच में है, सपा और बीजेपी के बीच में है, उनके बीच में है। कहीं भी बहुजन समाज पार्टी वोट नहीं काट पा रही है, नहीं काट पाएगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। शाहजहांपुर चलते हैं, जहां सर रिजवान है हमारे साथ। रिजवान, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर। रिजवान, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अब आपके यहाँ भी कोरोना पेशेंट कम होने लगे होंगे। पिछले 24 घंटे में कितने मिले? पिछले 24 घंटे में सर अभी तो लगभग 26 व्यक्ति मिले हैं जो कि संक्रमित हैं और उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है। अच्छा, कोई डेथ तो नहीं हुई आपके यहाँ? नहीं सर, वैसे डेथ नहीं हुई है। बाकी डीएम साहब नए आए हैं ये तो, और बार बार दौरे कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को देखते हुए गाइडलाइन और का पालन करवा रहे हैं। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, मतलब सबको देख के भीड़ भड़कम जगह भीड़ नहीं होने देते हैं। पुलिस अपना काम बिल्कुल पाबंदी से कर रही है। जी चलिए, बहुत अच्छी कहा। लेकिन नेताओं को कैसे रोक पा रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वहां भी रैलियां निकाल रहे हैं? नहीं, रैलियां तो यहाँ अभी तक कुछ नहीं निकली। आज जेपी नड्डा आए थे जो कि डोर टू डोर उन्होंने कराया भीड़ का, मतलब उन बताते हुए उसकी चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए सारे कार्य करा रही है पुलिस। लेकिन जनता जो थी वो उमड़ पड़ी एकदम, जो कि पुलिस ने हटाया गया लेकिन जनता बेकाबू हो गई। और मतलब बड़ा काफिला था जिससे वो कि जबकि उन्होंने जब देखा मतलब भीड़ ज्यादा हो गई है तो वो उन्होंने सिर्फ कटिया टोले में ही करने के बाद फिर वो उन्होंने गांधी भवन चले गए, वहां पे ही अपनी सभा करी और मीटिंग करके बताया कैसे इलेक्शन के बारे में, कैसे तैयारियां चल रही हैं, कैसे क्या करना है। चुनाव आयोग ने जो भी गाइडलाइन दी है उसके पालन उसी हिसाब से अपना पालन करें, और जो वोटिंग की लाइन है उस हिसाब से जो भी गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से पालन करके अपने यहाँ उसी स्थिति से वोट डलाए जाए। चलिए, आपके यहाँ कुल कितनी सीट है शाहजहांपुर में विधानसभा की? हमारे यहाँ शाहजहांपुर में लगभग 5 सीटें हैं। 5 में पिछली 2017 में किसके पास कितनी थी? 2021 में लगभग 4 तो इसकी बीजेपी की मतलब सीटें थी और 1 जेपी सपा की शरद विज, जिनका आपकी जलालाबाद से था, उनका टिकट काट दिया गया है और वो कल ही उन्होंने दिल्ली में जाके सदस्यता बीजेपी में ग्रहण कर ली। नहीं, 4 किसके बीजेपी के पास थी? जी, 4 बीजेपी के पास थी और 1 सपा के पास थी, जलालाबाद क्षेत्र की। अब क्या स्थिति बन रही है? अब स्थिति ये बन रही है, बीजेपी ने फिलहाल अभी तो टिकट वही सबको दिए हैं। सिर्फ एक रोशन लाल वर्मा जो तिलक विधानसभा थे वहां पर से वो उन्होंने अपनी सपा ज्वाइन कर ली है वहां पर से, लेकिन अब की जोर शोर बहुत है। लेकिन रोशन लाल वर्मा भी एक जमीनी नेता है जो कि कार्य बाखूबी निभाते हैं और पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। फिलहाल अभी तक तो उनका यही रिकॉर्ड है, जिस पार्टी से वो खड़े हुए अभी तक वो जीते हैं। फिलहाल बाकी रोशन लाल किस पार्टी से खड़े हो गए हैं? अब 2015 में जो इलेक्शन हुआ था बसपा से जीते थे, सब पहले जीते थे, उसके बाद फिर ये बीजेपी की लहर आई, बीजेपी से जीते, अब ये सपा में आ गए हैं। तो मतलब उनकी स्थिति अच्छी है? जी, स्थिति उनकी फिलहाल टक्कर पे है। बाकी अब इधर लोग बता रहे हैं लहर भी है सपा की पब्लिक को देखते हुए, लेकिन भाई बराबर उतर रही है। कभी अगर आप 10 लोगों से वहां डिबेट करें या कुछ करें तो लगभग अगर 5 मिलेंगे बीजेपी के तो 5 भी सपा के भी मिलेंगे। कुछ सपा के मतलब सपोर्टर हैं, कुछ बीजेपी के, लगभग बराबर ही है वहां पे अभी टक्कर। मतलब टक्कर बराबरी में आ गई है। कहीं बीएसपी और कांग्रेस भी है, कहीं त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति? नहीं, कांग्रेस का कहीं नहीं है, सिर्फ सपा और बीजेपी 5 विधानसभाओं में है। कांग्रेस का कहीं वर्चस्व नहीं, जबकि कांग्रेस का वजूद पुआया क्षेत्र में हुआ करता था। चेतराम जो कि विधायक इस वक्त बीजेपी में है, और जितिन प्रसाद का भी एरिया वही था जहां की वो खड़े होते थे, जहां के विधायक धनोरा से जीते थे। अब हालांकि वो भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वहां पे, लेकिन उन लोगों ने भी बीजेपी में ज्वाइन ले लिया। और चेतराम जो इस वक्त मौजूदा विधायक थे वो भी कांग्रेस के विधायक थे, और उन्होंने क्या करा, बीजेपी में ज्वाइन करके बीजेपी से जीते लहर में, और अब की उन्हीं को ही टिकट दिया गया है क्योंकि वो रिजर्व सीट है। मतलब दोनों 5 सीट में सिर्फ भाजपा और सपा का ही जी वो है। क्या लग रहा है आपको कि 5 में से फिर भाजपा रिपीट कर पाएगी कि लूज करेगी? ऐसा है, फिलहाल उम्मीद तो ये है बराबर मानी जा रही है। यहाँ पे कुछ कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद यही लग रही है। सिटी की सीट तो बिलाल खन्ना जी को मुश्किल है हराना, क्योंकि आज तक तो वो हारे नहीं, 8 बार जीते हुए हैं। हाँ, लेकिन किलर में ये है, लगता है बीजेपी की मतलब सीट को अगर महत्व दिया जाए तो सपा का कुछ ज्यादा बोलबाला हो रहा है। और तो पुआया क्षेत्र में भी सपा का बोला, क्योंकि वहाँ सरदार ज्यादा है, और सरदार जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे है, वो मतलब विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी, आप सारी जानकारी देने के लिए। मुरादाबाद चलते हैं, जहां से हमारे साथ सलमान खान है। सलमान, मेरी आवाज आ रही?
सलमान, मेरी आवाज आ रही? जी सर। जी सलमान जी, क्या है आपके यहाँ भी वही नेता लोग जो प्रचार कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन का पालन हो रहा? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में भी कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, मगर प्रशासन अलर्ट है। अब तक 4 प्रत्याशियों पे कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मुकदमे हो चुके हैं। चलिए, मुकदमा कितने एक्टिव पेशेंट हैं आपके यहाँ? एक्टिव केस की अगर बात करें तो हम 989 एक्टिव केस हैं। इसमें पिछले अगर हम 5 दिन से बात करें तो मुरादाबाद को काफी रिलीफ मिला है। पिछले 5 दिन से 50 से 60 के बीच में मरीज आ रहे हैं। उससे पहले 1000 मरीज आ रहे थे, मगर अब थोड़ा सा रिलीफ मुरादाबाद की जनता को देखने को मिल रहा है। चलिए, भीड़ भाड़ जिस तरह से बने, रैलियां भी निकाल रहे हैं नेता लोग? जी बिल्कुल, भीड़ भाड़ काफी देखने को मिल रही है। डोर टू डोर गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर है, मगर फिर भी जनता डोर टू डोर नहीं कर रहा है। और मुख्य वजह यह है, कल मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का दौरा रहेगा, तो देखने वाली बात यही है कि इसमें बीजेपी कितनी भीड़ जुटा पाएगी, क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन बीजेपी करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, ये तो कल ही देखने को। मुरादाबाद में कितनी विधानसभा सीट है? मुरादाबाद में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में 4 मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2 बीजेपी के मुरादाबाद में विधायक हैं। मुरादाबाद को बीजेपी इस बार बीजेपी की अच्छी पकड़ नजर आ रही है, क्योंकि मुरादाबाद से 2 समाजवादी के मौजूदा विधायकों को टिकट काटा है, तो उसमें से एक बीएसपी पहुंचे हैं और एक कांग्रेस पहुंचे हैं, जिस वजह से समाजवादी मुरादाबाद में थोड़ी सी टूटी हुई नजर आ रही है। उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को देखने को मिल रहा है। कहीं पे त्रिकोणी संघर्ष भी है, मतलब बसपा या कांग्रेस भी कोई फाइट दे रही है भाजपा और सपा के प्रत्याशियों को? बिल्कुल, मुरादाबाद की अगर सुंदर की विधानसभा की बात करें तो वहाँ त्रिकोणिया मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि मुरादाबाद से सुंदर की विधानसभा से पिछले 3 बार से विधायक रह चुके हैं हाजी रिजवान कुरैशी। उनको इस बार सपा ने उनका टिकट काटा था, तो वो बीएसपी में गए हैं, तो इस सीट पर सिर्फ त्रिकोणिया मुकाबला देखने को मिल पाएगा। मैंने सिर्फ है एक सीट है जहाँ त्रिकोणी, बाकी सीधे भाजपा और सपा का टक्कर। बाकी भाजपा और सपा का, बाकी 5 सीटों पर भाजपा और सपा का डायरेक्ट मुकाबला रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान आपका। एक बार फिर चलते हैं निशांत के पास। निशांत, मेरी आवाज आ रही? जी निशांत, अभी तो मैंने जिस तरह से कोविड गाइडलाइन का तो पालन कहीं नहीं हो रहा, जो दिख रहा है सब जगह, पूरी जगह देख लिया। और हालांकि सुखद खबर यह है कि कोरोना पेशेंट कम होते जा रहे हैं, लगातार टेस्टिंग भी बराबर है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल क्या कह रहा है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे इस समय। जो हमने एक थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट ली, तो उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। कुछ ही ऐसी सीट है जहां बहुजन समाज पार्टी ट्रायंगुलर फाइट दे रही है, एक आध जगह कांग्रेस दे रही है। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सर, तो 58 सीटों पे पहले चरण में और 55 सीटों पे दूसरे चरण में मतदान होने हैं, यानी पूरे 113 2 चरणों में 113 सीटों पे मतदान होने हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से उपजा हुआ एक वहाँ पे एक नई लहर चल रही है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से लगातार 1 साल से ज्यादा लोग वहाँ पे बैठे रहे, 1-1.5 साल तक, उसका असर वहाँ पे है। यही कारण है कि जो समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे टक्कर ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से अप्रत्याशित वहां पे एक ऐसे जिले हैं कि जहां पूरे के पूरे क्लीन स्वीप की है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से गायब हो गई। वहां पे कोई भी सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं मिली और बसपा तो एकदम खत्म सी हो गई थी। कांग्रेस तो पिछले यहाँ पे कई दशकों से यहाँ पे संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में पहले भी लड़ाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, माने ये किसान आंदोलन से बीजेपी को सीधे नुकसान हो रहा। बिल्कुल सर, ये जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, जितने भी सर्वे अभी तक आया है, वो तो साफ बता रहे हैं कि किसान आंदोलन से वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ पे माहौल बना है और उसका सीधा फायदा जयंत चौधरी ले रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी इकलौते ऐसे राजनेता थे जिन्होंने किसान मंच को साझा किया था। जो किसानों का आंदोलन था, उन किसान आंदोलन के मंच को इकलौते ऐसे उत्तर प्रदेश के नेता थे जिनको साझा किया था, तो उसका सीधा वहाँ पे उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को उसी का डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। निशांत ने बहुत सही जानकारी दी। अब इसमें बहुत विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद पूरे पश्चिमी में उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पे जहां पहले चरण में मतदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सारी जानकारी देने के लिए।
तो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए केसों में थोड़ी कमी जरूर आई है, जबकि कुल एक्टिव केस भी कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का कहर कम हो गया। सभी को तब तक सतर्क और सावधान रहना है जब तक कोरोना का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता है। वहीं सूबे में चुनाव को लेकर सियासी दलों को भी गंभीर होना चाहिए। उन्हें उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो बनाए गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। जरूरी है कि सभी लोग कोविड गाइडलाइन के मुताबिक चलें, तभी हम कोरोना से लड़ाई जीतेंगे। इसी साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।